है हमारी ये, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए क्यूसेक जल प्रवाह की दर, तो जल प्रवाह की दर को क्यूसेक में नापा जाता है, ठीक है। और क्यूसेक को ही कहते हैं क्या, क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, तो ये तो बिल्कुल सुमेलित है। अगला है बार, तो वायुमंडलीय दाब को या एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर रहता है उसे बार से नापते हैं, बिल्कुल सही है। रिएक्टर स्केल दोस्तों, भूकंप की तीव्रता के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है और भूकंप की तीव्रता मापन के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग भी किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। छठा है बैरल, तो तेल की मात्रा का पता लगाने के लिए बैरल का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाइट। बाइट क्या है, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि दूरी का जो मात्रक होता है दोस्तों होता है मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, इस टाइप के रहते हैं। और बाइट क्या है दोस्तों, बाइट है कंप्यूटर की जो बाइनरी डिजिट होती है उसकी इकाई के रूप में जाना जाता है बाइट को। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बाइट सुमेलित नहीं है। तो आपको यहाँ से दोस्तों ये सभी पॉइंट याद रखने हैं कि जल प्रवाह की दर किससे नापी जाती है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा क्यूसेक का। एक क्यूसेक से क्या तात्पर्य है, तो क्यूबिक फीट प्रति सेकंड है। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है दोस्तों, बार में, ठीक है। रिएक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता यानी कि अर्थक्वेक कितनी तेजी से आ रहा है वह नापा जाता है, ठीक है। और डिस्टेंस किससे मापी जाती है, मीटर, सेंटीमीटर, इसमें, ठीक है। और प्रकाश वर्ष में, पारसेक में भी डिस्टेंस को मापा जाता है। और तेल की मात्रा को बैरल में नापा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइट कंप्यूटर के डिजिटल सूचना की एक इकाई है, इस कारण दूरी की इकाई नहीं है, तो ये कौन सा सुमेलित नहीं होगा, यह हमारा सुमेलित नहीं होगा। अगला एक और पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना दोस्तों कि एक बार बराबर क्या होता है दोस्तों, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है। 10⁵ पास्कल होता है एक बार का। पास्कल भी क्या है दोस्तों, दाब की मात्रक है, और बार क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब को नापते किससे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बैरोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अब देखिए दोस्तों बैरोमीटर से भी 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे को गिर रहा है तो यह किस ओर की संकेत करेगा। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, अगर बैरोमीटर का तापमान, सॉरी बैरोमीटर का जो पैमाना है उसमें उसका जो रीडिंग है लगातार एकाएक नीचे को गिर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि तूफान या आंधी आने वाली है, ठीक है। दूसरा यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वह धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, मतलब हल्के हल्के नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हल्की हल्की वर्षा होने की संभावना रहती है। और अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि मौसम हमारा साफ रहेगा, ठीक है। तो यह 3 प्रश्न पूछे जाते हैं बैरोमीटर से, कि एक तो बैरोमीटर का पाठ्यांक लगातार गिर रहा है, इसका मतलब है कि तूफान या आंधी आने वाली है, ठीक है। और बैरोमीटर का तापमान हल्का हल्का गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वर्षा आने वाली है, ठीक है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर ऊपर को उठ रहा है, इसका मतलब है कि मौसम साफ रहने वाला है, ठीक है। और जो एक बार रहता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बार से नापते हैं, वह रहता है 10⁵ पास्कल के। इसे आप कह सकते हैं क्या, 1 किलोग्राम/सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब देखिए दाब क्या होता है, प्रेशर, तो प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाला फोर्स क्या रहता है, हमारा प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है देखिए बैरल, तो पहले तेल की मात्रा को बैरल में नापा जाता था, ठीक है। वर्तमान समय में तो लीटर में नापा जाता है कि इतने लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, ठीक है। पहले बैरल में नापा जाता था, तो एक बैरल बराबर कितना लीटर होता था, 159 लीटर होता था। दूसरा प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वह क्या कहलाता है। तो डायनमो, अल्टरनेटर और जनरेटर तीनों दोस्तों क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। डायनेमो क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऐसे ही अल्टरनेटर भी क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी प्रकार से जनरेटर भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है। अब देखिए डायनेमो, अल्टरनेटर और जनरेटर ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जनरेटर के पार्ट कहलाते हैं तीनों, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर यानी कि विद्युत जनरेटर के पार्ट कहलाते हैं तीनों। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं क्या, डायनेमो, अल्टरनेटर और जनरेटर, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, एक रोटर होता है और एक स्टेटर रहता है, ठीक है। रोटर में हमारे क्या होता है, मूवेबल टाइप का रोटर रहता है, यहाँ पे एक शाफ्ट लगी रहती है, ठीक है। स्टेटर में भी वाइंडिंग की जाती है और रोटर में भी वाइंडिंग की जाती है। उसके बाद क्या कहते हैं, रोटर में वाइंडिंग करने के साथ साथ दोस्तों इसको सप्लाई दी जाती है और इसे रोटेट किया जाता है। तो जब यह रोटर रोटेट करता है तो इसका प्रिंसिपल यह आता है कि जब किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र को, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको सप्लाई देनी पड़ेगी, जैसे डीसी एक्साइटेशन देते हैं रोटर में, तो अगर आप रोटर में डीसी एक्साइटेशन देंगे तो जब किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाता है तो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र इस चालक को कट करता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर के रूप में कार्य में लाते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है जो कि हम आगे बात करेंगे। मेनली
जो रोटर होता है स्टेटर होता है, रोटर में भी वाइंडिंग रहती है, स्टेटर में भी वाइंडिंग रहती है, रोटर में डीसी एक्साइटेशन देते हैं, उसके बाद इसे प्राइम मूवर से मूव कराते हैं। तो जब आपने कभी अगर आप हाइड्रो जनरेटर या आपने कभी पंचक्की देखे होंगे या घराट देखे होंगे दोस्तों, तो वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अगर आप इसको सप्लाई देंगे। तो जब किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थिर चालक को रखा जाता है जो स्टेटर वाला है दोस्तों, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, यह कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, और जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो वहां से क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, जो कि हम कभी आगे बात करेंगे। तो ये तीनों सही है। बाकी दोस्तों अगर आपसे इसका उल्टा पूछाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मोटर। आप लोग ने आपके घर पे होगी दोस्तों इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अलग अलग प्रकार की मोटर्स होती हैं, ठीक है। तो जो आप मेनली घर पे यूज करते हैं वो होती है हमारी क्या, इंडक्शन मोटर। मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और अगर यहां से एक और प्रश्न पूछा है दोस्तों कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब परिवर्तित किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा की डायरेक्शन का पता कैसे चलता है, तो दोस्तों फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से विद्युत ऊर्जा की डायरेक्शन का पता चलता है। इसी प्रकार अगर मोटर की बात करें तो मोटर में डायरेक्शन का पता कैसे चलता है, वो चलता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, जो कि हम कभी बात करेंगे। दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, ठीक है। अगला है कि सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। और सोनार की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है दोस्तों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसका मेनली यूज नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से दोस्तों महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी की पराश्रवी तरंगें या फिर अल्ट्रावायलेट वेव्स को महासागर की गहराई में भेजा जाता है, जिसके बाद वो तरंगें जो भी हमारी ऑब्जेक्ट रहती है या जिस वस्तु से वो टकराती है उसके बाद हमें उस वस्तु की लोकेशन पता चल जाती है, ठीक है। तो वही है क्या, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी कि आप अल्ट्रावायलेट, हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट जो वेव्स रहती हैं उसे महासागर की गहराई में भेजेंगे, उसके बाद जहां पर भी आपकी वो वस्तु होगी उस वस्तु से टकराने के बाद वह अल्ट्रावायलेट वेव्स आपकी साउंड के रूप में वापस आती है, जिसके बाद आपको पता चल जाता है कि यार यहाँ पे ये वस्तु है। तो किसके द्वारा किया जाता है इसका प्रयोग, नौ संचालकों के द्वारा। और इसकी फुल फॉर्म अगर आपने नोट करनी है तो कर सकते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग महासागर में डूबी वस्तुओं का प्रयोग करने हेतु किया जाता है। और उच्च आवृत्ति की प्रासंग तरंगों के माध्यम से, मतलब कोई भी समुद्र में जो महासागर में डूबी हुई वस्तु रहती है उसे ढूंढा जाता है। तो किसी भी प्रकार के दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, और काफी बार ये प्रश्न भी पूछा गया। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि सर आप बेसिक पढ़ा रहे हो, तो देखिए स्टार्टिंग बेसिक से ही करेंगे, लेकिन आप लोग भरोसा बनाइए रखिएगा, थोड़ा सा बेस बन जाएगा आपका, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये नहीं है यार कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा तो 100 में से दोस्तों 40 से 50 क्वेश्चन या 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बेसिक से रहते हैं, ठीक है, वो ज्यादा हार्ड नहीं रहेंगे, वो इसी प्रकार के प्रश्न रहते हैं। तो आपकी इसमें भी कमांड होनी चाहिए। और काफी सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश में भी थोड़ा सा बताइए, तो मैं कोशिश कर रहा हूं अगली वाली वीडियो से हो सकता है कि मैं आपको ऑप्शन भी इंग्लिश में दूं, लेकिन हल्की थोड़ी बहुत मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है चौथा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, क्या प्रश्न पूछा गया है। देखिए एनीमोमीटर क्या करता है, वायु की चाल या पवन वेग को मापता है। बिल्कुल सही प्रश्न है दोस्तों ये कि एनीमोमीटर क्या करता है, वायु की चाल या पवन के वेग को नापता है। ऐसे एमीटर क्या करता है दोस्तों, विद्युत धारा को नापता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्या है, टैक्योमीटर दाबांतर को मापता है, तो यह सुमेलित नहीं है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको। अगला क्या है, पायरोमीटर, तो पायरोमीटर क्या होता है, हाई रेडिएशन या उच्च ताप को मापता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा उसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी टैक्योमीटर इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि टैक्योमीटर का यूज क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों तथा दिशाओं के त्वरित मापन हेतु किया जाता है, ठीक है। तो टैक्योमीटर का यूज किसमें क्या मापने में किया जाता है, क्षैतिज दूरियों में, लंबावत उन्नयन में और दिशाओं की त्वरित मापन करने में तो किया जाता है, ठीक है। तो यहां से आपसे अलग प्रकार का प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि वायु की चाल या पवन का वेग नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर। इसी प्रकार विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर, दाबांतर, प्रेशर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का यूज, ठीक है, किसका, बैरोमीटर का। और वहीं पायरोमीटर का यूज किसमें किया जाता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर को, ठीक है, उच्च ताप को मापने के लिए लगभग दोस्तों 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और पायरोमीटर तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे जरूर पूछा जाएगा, डायरेक्टली आपको प्रश्न दे देगा कि 1500 डिग्री सेल्सियस का ताप मापने के लिए किस तापमापी का प्रयोग करेंगे, थर्मामीटर, पायरोमीटर, ऐसे ही 4-5 मीटर दे देगा तो पायरोमीटर का करेंगे। 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक का ताप मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और मेनली ये क्या होता है दोस्तों, एक टाइप का रेडिएशन पायरोमीटर होता है, ये भी आपको याद रखना है क्या होता है पायरोमीटर, इसी को कहते हैं क्या, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी, ठीक है, उत्ताप मापी, या फिर आप कह सकते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इसकी सहायता से क्या होता है, बहुत ही हाई जो टेम्परेचर होता है उसे मापा जाता है, ठीक है। मेनली जो सन से आने वाला टेम्परेचर होता है दोस्तों, सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है उसको भी पायरोमीटर की हेल्प से ही मापा जाता है, ऐसा
माना जाता है, ठीक है। और डायरेक्टली यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पायरोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो वहां पर आपको सोलर रेडिएशन भी ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है, सोलर रेडिएशन, तो आपको वो भी याद रखना है, सोलर रेडिएशन का भी प्रयोग किया जाता है। या फिर डायरेक्टली पूछ देगा प्रश्न में कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए किस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर भी पायरोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब मेनली उन सतहों के मापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है जिनको स्पर्श करना संभव ना हो या फिर अन्य उपकरणों की सहायता से जिसे मापा न जा सकता हो। इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ से प्रश्न। अगला प्रश्न है 5वां, देखिए खुद से मैंने प्रश्न बनाए हैं ताकि आपको एक ही ऑप्शन में, देखिए देखो एक ही प्रश्न में आपको मैं 5-5 प्रश्न आपके क्लियर अप करा रहा हूँ ताकि अच्छी से आपकी नॉलेज ये कवर अप हो जाए। अगला है निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। देखिए हाइड्रोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है ध्वनि तीव्रता के मापन हेतु। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो आपको मैं सुमेलित करके बताता हूँ, ठीक है। हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है दोस्तों जल घनत्व के मापन हेतु। किसके? जल घनत्व। देखिए हाइड्रो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल से होता है, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग भी जल घनत्व के मापन हेतु ही किया जाता है। अगला है हमारा हाइग्रोमीटर। ये दोनों वर्ड बहुत कंफ्यूजन करते हैं दोस्तों। और हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए या फिर डायरेक्टली आर्द्रता मापने के लिए, और यहां से भी काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग जल घनत्व के लिए, और हाइग्रोमीटर एक जी का गौ का फर्क है दोस्तों हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर जल घनत्व मापन के लिए और हाइग्रोमीटर क्या अपेक्षित आर्द्रता के मापन के लिए या फिर आर्द्रता या फिर जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है उसके मापन के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ऐसे क्या है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि तीव्रता के मापन हेतु, ठीक है। और ऑन्डोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता के मापन हेतु। तो ये आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं। हाइड्रोमीटर क्या हो जाएगा? जल घनत्व के मापन हेतु। हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता के मापन हेतु। ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि तीव्रता के मापन हेतु। और ओनडोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के मापन हेतु। डायरेक्टली आपको प्रश्न पूछ देगा, देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑन्डोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और अगला क्या है? वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से ही नापा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा 4 3 1 2 5, ठीक है। 4 3 1 2 5, ठीक है। ऐसे सुमेलित करना था ये, तो सुमेलित करके मैंने आपको ये बता दिया। तो डायरेक्टली आपको दोस्तों ये सभी पॉइंट नोट डाउन करने हैं, ठीक है। ऑन्डोमीटर और ऑडियोमीटर, इन दोनों में भी आप कंफ्यूजन ना हो गया, ऑन्डोमीटर और ओडोमीटर। इसी प्रकार से एक होता है हमारा ऑडियोमीटर, ठीक है। ऑडियोमीटर तो मैंने आपको बता दिया ध्वनि तीव्रता का मापन करता है। ऑन्डोमीटर मैंने आपको बता दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का मापन करता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक होता है हमारा ओडोमीटर, ठीक है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, ओडोमीटर, ठीक है। तीनों का सिमिलर है दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं कंफ्यूजन के लिए। तो ओडोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? तो वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने हेतु ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहियों की जितनी भी आप दूरी तय करते हैं उसे ओडोमीटर से नापा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। अगला छठा प्रश्न है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व या शुद्धता ज्ञात की जाती है किससे दोस्तों? दूध की आपेक्षिक घनत्व या शुद्धता को ज्ञात किया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये क्या किससे? लैक्टोमीटर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूध के अपेक्षित घनत्व या फिर दूध के शुद्धता का मापन किससे किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है लैक्टोमीटर से। उसी प्रकार जो हमारा ब्यूटीरोमीटर होता है, इससे क्या किया जाता है दोस्तों? तो दुग्ध में या दूध में वसा की मात्रा का पता किससे ज्ञात किया जाता है? तो वो किया जाता है ब्यूटीरोमीटर से। तो दो चीजें देखिए, दूध का अपेक्षित घनत्व या शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। और वहीं दूध में वसा की मात्रा कितनी है, ये किससे मापी जाएगी दोस्तों? ब्यूटीरोमीटर से नापी जाएगी। और पोटेंशियोमीटर से क्या नापा जाता है दोस्तों? वोल्टेज या फिर ईएमएफ या फिर विद्युत विभव को नापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर को ही विभव मापी भी कहा जाता है। ऐसे ही होता है क्या? स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? जो हमारी स्पेक्ट्रम लाइट होती है उसे मापने हेतु स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व इंपोर्टेंट है दोस्तों लैक्टोमीटर से, और दूध में वसा की मात्रा ब्यूटेरोमीटर से। और विभव मापी या पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ या फिर वोल्टेज या फिर विभव को नापा जाता है, और स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम लाइट के गुणों को मापा जाता है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए मैंने आपको बता दिया था क्या? बैरोमीटर, ठीक है। और आर्द्रता मापने के लिए दोस्तों, आर्द्रता नाम का वर्ड जहां भी आएगा ना, भले ही वो सापेक्षिक आर्द्रता कहे या नॉर्मल आर्द्रता कहे या फिर हवा की आर्द्रता कहे, किसका यूज करते हैं? तो वहां पर आपको डायरेक्टली याद करना है क्या? हाइग्रोमीटर, ग्रोमीटर, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है प्रश्न भी। अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो सुमेलित करना है आपको। देखिए स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर और कैरेटोमीटर, लक्स मीटर और राडार, ये आपके 5 ऑप्शन है। तो मैं आपको सुमेलित करके बताता हूं। सबसे पहले तो राडार।
रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाने हेतु, ठीक है, क्या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाने हेतु रडार का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से लक्स मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता का पता लगाने के लिए, क्या प्रकाश की तीव्रता का पता लगाने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगला हम आता है क्या? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग क्या क्यों किया जाता है दोस्तों? तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, सॉरी, रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसको? रक्तचाप को मापने के लिए। और अगला क्या है हमारा? स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग क्यों किया जाता है? हृदय की ध्वनि को मापने हेतु। तो आपको चारों पॉइंट नोट करने दोस्तों। स्टेथोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डायरेक्टली पूछेगा, हृदय की गति को मापने हेतु स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके हार्ट में एक छोटा सा डब टाइप का लगाता है और अपने कान में लीड डालता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? स्टेथोस्कोप, ठीक है, हृदय की गति को मापने हेतु। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? इसका प्रयोग किया जाता है मेनली रक्तचाप के मापन हेतु, यानी कि ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट हेतु किया जाता है किसका? स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज, ठीक है। वहीं अगला है कैरेटोमीटर। तो कैरेटोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर का यूज किया जाता है। इसी प्रकार लक्स मीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता का पता लगाने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। और रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाने हेतु रडार का प्रयोग किया जाता है। और रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना। देखिए, एक ही प्रश्न में आपके 6 प्रश्न आपके डिस्कस हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 4 1 2 5, यानी कि स्टेथोस्कोप हृदय की गति सुनने के लिए, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता के लिए, और रडार का रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाने हेतु। तो देखिए, एक ही प्रश्न से आपके इतने सारे पॉइंट क्लियर अप हो गए हैं। अगला है कि ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में भी पूछा गया है कि ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। केल्विन जो पैमाना होता है उसमें ताप का ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक है, क्या? केल्विन पैमाने में। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है, ये नहीं कि आपको ऑप्शन से ही पूछे, आपसे पूछ देगा रक्तचाप मापने हेतु, रेडियो तरंग मापने हेतु, रडार की फुल फॉर्म। इस कारण मैं इसको एक्सप्लेनेशन में लेके चल रहा हूँ। तो ताप के निम्न में से किस मान में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन में नहीं होता है। और टेम्परेचर का एक रिलेशन होता है दोस्तों, क्या होता है? C/5, यानी कि सेल्सियस बट्टा 5 बराबर केल्विन माइनस 273/5 इज इक्वल टू, इसके आगे इक्वल टू में आएगा F माइनस, यानी कि फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इज इक्वल टू R/4, यानी कि क्या? र्यूमर/4। तो आपको एग्जाम में कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि पूछ देगा कि 180 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन का मान बताइए, ठीक है। तो उसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। C/5 बराबर K माइनस 273/5। यहाँ पे आप डिग्री सेंटीग्रेड का मान रखेंगे 180/5 और बराबर इससे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपके निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है दोस्तों कभी भी? तो केल्विन जो पैमाना है उसमें कभी भी हमारा ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न भी। अगला 9वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि एक व्यक्ति है तराजू पर खड़ा है, अगर वो गहरी सांस अंदर लेगा तो उसकी रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछा गया। तो उसकी रीडिंग दोस्तों क्या होगी? घटेगी, ठीक है। क्या होगा? उसकी रीडिंग में क्या अंतर आएगा? तो तराजू की रीडिंग में क्या होगा? थोड़ा सा घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका बढ़ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी, आपको ये भी डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न है 10वां कि वॉशिंग मशीन या प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? तो वॉशिंग मशीन या फिर प्रक्षालन मशीन का जो कार्य सिद्धांत है दोस्तों वो अपकेंद्रीकरण पर निर्भर करता है। किस पे? अपकेंद्रीकरण पर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कि ये अपकेंद्रीकरण होता क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? सेंट्री दो फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। एक होता है अपकेंद्री बल और एक होता है अभिकेंद्री बल, ठीक है। तो ये वॉशिंग मशीन होता है, ये होता है अपकेंद्री बल, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर को जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं क्या? अपकेंद्री बल, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर को। और जो केंद्र की ओर को बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री बल, ठीक है। अभिकेंद्र मानी कि केंद्र की ओर को जो बल लगता है उसे अभिकेंद्र, और केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसे बोलते हैं हम क्या? अपकेंद्री बल। तो जो वॉशिंग मशीन या प्रक्षालन मशीन है दोस्तों ये अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करती है। क्योंकि अगर आपने वॉशिंग मशीन में कभी कपड़े धुलते हुए देखे होंगे तो वॉशिंग मशीन जब भी घूमती है दोस्तों तो कपड़ों को बाहर की ओर को मूव डाउन करती है, ठीक है। इसी कारण वॉशिंग मशीन या प्रक्षालन मशीन कौन से सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रीकरण पर काम करती है। उसी प्रकार हम बात करें अभिकेंद्रीकरण पर क्या काम करता है दोस्तों? आप लोगों ने मौत का कुआं देखा होगा, मौत का कुआं। मौत के कुएं में जिस प्रकार से वो जो ड्राइवर होता है जो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, गोल गोल कार चलाते हैं ना, तो उसमें उनका जो फोर्स होता है वो केंद्र की ओर फोर्स करता है, उसे बोलते हैं क्या? अभिकेंद्री बल, ठीक है। और अगर अभिकेंद्री बल
अपकेंद्री बल का एक और एग्जाम्पल देखें तो एक तो हो गया वॉशिंग मशीन या प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत। इसी प्रकार से दूध से मक्खन निकालने की जो प्रोसेस होती है, दूध से मक्खन निकालने की, उसमें भी अपकेंद्रीकरण के द्वारा ही कार्य किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अगला एक और पॉइंट आता है, मैंने आपको बताया था भूकंप की तीव्रता को किससे नापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है या फिर रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला कुछ अन्य इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, जो भी मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या, फैदोमीटर। फैदोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने हेतु फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने हेतु। अगला है अल्टीमीटर, तो ऊंचाई मापने हेतु अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है मैनोमीटर, तो दाब मापने हेतु मैरोमीटर का प्रयोग भी किया जाता है और वायुमंडलीय दाब मापने हेतु बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्ब्यूरेटर, तो आंतरिक दहन इंजन मापने हेतु कार्ब्यूरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम, तो हृदय गति मापने हेतु कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम स्टेथोस्कोप भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिस्मोमीटर, तो भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने हेतु सिस्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापने हेतु फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आरएच फैक्टर, रक्त के मापन हेतु आरएच फैक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैस्कोग्राफ, तो पौधों में वृद्धि को नापने हेतु कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, एक बार यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया, तो जगदीश चंद्र बोस जी ने 1900 में कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ, तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ थे इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और मैंने आपको फिजिक्स के हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। पहला हमारा प्रश्न है केमिस्ट्री में 11वां, कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या समान है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं दोस्तों क्या, समस्थानिक। तो 11वीं का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समस्थानिक के डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे क्या, समस्थानिक, ठीक है। इसी प्रकार एक होता है क्या, समभारिक, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप डेफिनेशन। समभारिक क्या होता है, जिसके परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, वो होते हैं हमारे क्या, समभारिक। समभार मतलब भार समान होगा और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा, और समस्थानिक यानी कि परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। मैंने आपको कल बताया था हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3, 1h1 1h2 और 1h3, ठीक है। ये जो संख्या होती है हमारी परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक बराबर होता है क्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर समान होगी। अब देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, यानी कि जो ये द्रव्यमान संख्या या फिर जो द्रव्यमान भार होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, द्रव्यमान संख्या या फिर जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अगर आप 1h1 में बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितना है, 0 है, इसलिए 1 + 0 1। ऐसे ही आप 1h2 की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है दोस्तों, 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। ऐसे यहाँ पर 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। देखिए क्या हो रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, 1 1 1, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 जा रही है। तो जहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वहाँ पर हमारे क्या हो जाते हैं दोस्तों, वो होता है समस्थानिक, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न आपको घुमाने के लिए पूछ दिया। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि जहाँ पर परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, समस्थानिक ही होता है, ठीक है। दूसरा क्या था, समभारिक, जिसमें परमाणु जो क्रमांक थे वह भिन्न भिन्न होते हैं समभारिक में, और परमाणु भार क्या होते हैं, वह समान रहते हैं, ठीक है, समभारिक में। ऐसे ही होता है क्या, सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है उसे कहते हैं हम सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। ऐसे समदाबिक, जिसमें जो प्रेशर की वैल्यू है वो समान रहती है, वो कहते हैं हमारे समदाबिक, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और समस्थानिक को आइसोटोप कहते हैं। अगला 12वां प्रश्न है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे रहता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी, ठीक है, कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे रहता है, तो इसका जो संबंध रहता है दोस्तों वो रहता है किससे, अभिविन्यास से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वांटम संख्या आपने पढ़ी होगी, प्लांट का क्वांटम सिद्धांत क्या रहता है, E = hv, यानी कि प्लांक ने कहा था कि जो हमारी एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है, वह फोटॉन्स के रूप में आती है, क्या, फोटॉन्स के रूप में, ठीक है। और ये एनर्जी की वो जाती है, वेग वेलोसिटी हो जाती है, ये होता है प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट का मान होता है हमारा कितना, 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। तो आप चुंबकीय क्वांटम संख्या का सिद्धांत या क्वांटम संख्या का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था प्लांक साहब ने, E = hv से, ठीक है। और जो क्वांटम संख्याएं मेनली होती है दोस्तों, यह 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी क्वांटम संख्या होती है, एक होती है n, m, l और s, ठीक है। n जो होता है हमारा, ये किससे कहते हैं हम, क्या था दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या,
ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या को हम एन से कहते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा क्या, एल होता है दोस्तों, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हमारा एस, जिसे हम स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। और चौथा होता है हमारा क्या, लास्ट वन होता है हमारा एस, ठीक है। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है मेनली, क्या, एन, एम, एल, एस, ठीक है। एन हमारा होता है मुख्य, ठीक है। और एम जो हो गया हमारा, वो होता है दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम एम से कहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर पूछा गया है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, यह पूछा गया। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध रहता है दोस्तों अभिविन्यास से। यह आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। इसी प्रकार से 1-2 प्रश्न और नोट कर सकते, देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ। एन, एम, एल, एस, ठीक है। एन को प्रथम चुंबकीय क्वांटम संख्या, एम को द्वितीय चुंबकीय क्वांटम संख्या, एल को तृतीय चुंबकीय क्वांटम संख्या और एस को चतुर्थ चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, प्लांक ने दिया था, ठीक है। और अभिविन्यास का मतलब होता है दोस्तों ऑर्बिट से, ठीक है। तो रासायनिक तत्व के अणु जिसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे रहता है दोस्तों, एम से रहता है, ठीक है, एम से। और एन क्या रहती है हमारी, एन रहती है हमारी क्या, मुख्य क्वांटम संख्या। और जो एन रहता है दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या किस पर निर्भर करती है, अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा तो मुख्य क्वांटम संख्या दोस्तों, जिसे हम एन कहते हैं, वह कक्ष के आकार और ऊर्जा पर निर्भर करती है। एन किस पर निर्भर करता है, मुख्य क्वांटम संख्या किस पर निर्भर करती है, कक्ष के आकार और ऊर्जा पर निर्भर करती है। उसी प्रकार से दूसरा क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है, जो दूसरा टाइप है, यह किस पर निर्भर करती है दोस्तों, यह अभिविन्यास या फिर ऑर्बिट्स पर निर्भर करती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कक्षा होती है उसके ऑर्बिट्स पर निर्भर करती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। अगला क्या है, एल। एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम संख्या, ठीक है। यह किस पर निर्भर करती है दोस्तों, यह कक्ष की त्रिविमीय आकृति पर निर्भर करती है। किसकी त्रिविमीय आकृति या फिर आकृति पर निर्भर करता है हमारा क्या, एल। चौथा क्या है हमारा एस, ठीक है, जिसे हम स्पिन क्वांटम संख्या भी कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को निर्धारित करती है, ठीक है। तो देखिए चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। अभिविन्यास या ऑर्बिट से संबंध किसका है, चक्रीय क्वांटम संख्या का है, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का। अगला चक्रण से किसका संबंध है, तो चक्रण से संबंध होता है दोस्तों हमारा किसका, एस क्वांटम संख्या का, ठीक है। ऐसे ही देखिए आकृति से किसका संबंध होता है, तो आकृति से मेनली संबंध होता है दोस्तों हमारा एल क्वांटम संख्या का, जिसे एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं। और अगला क्या है, आमाप से या फिर उसके आकार से या ऊर्जा से किसका संबंध होता है, ये होता है एन, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपसे यहाँ पे बनते हैं, तो क्वांटम संख्या की बारी हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। इतना ही है उसमें, ठीक है। अगला क्या है, सामान्यतः पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेनली अगर बात करें तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, क्या, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं पाई जाती है, क्या, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में पदार्थ की मेनली कितनी अवस्थाएं पाई जाती है दोस्तों, 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आ जाती है क्या, ठोस। दूसरी आ जाती है गैस, थोड़ी द्रव। तीसरी आ जाती है गैस, ठीक है। चौथी आ जाती है क्या, प्लाज्मा। और पांचवी आ जाती है क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो वहीं यहाँ पर लिया गया वर्तमान में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं दोस्तों, 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और ये। सामान्यतः पूछा गया दोस्तों, सामान्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती है। अगर वर्तमान पूछा जाएगा तो वर्तमान में कितनी पाई जाती है, 5 पाई जाती है, ठीक है। अब ठोस क्या होते हैं, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ठोस कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही द्रव क्या होता है, जिनका आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है, वो कहलाते हैं द्रव। गैस क्या होते हैं, गैस का आकार तथा आयतन तीनों अनिश्चित होता है, वो कहलाते हैं हमारे क्या, द्रव, ठीक है। इसी प्रकार हमारा होता है प्लाज्मा, जो हाई एनर्जी रहती है वह प्लाज्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही एक होता है क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि हम कभी बाद में बात करेंगे। अब यहाँ से दोस्तों ठोस, द्रव, गैस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल किसमें रहता है, ठीक है, या फिर सबसे ज़्यादा अणुओं की गति किसमें रहती है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अणुओं की गति रहती है वो रहती है गैस में, ठीक है। सबसे पहले गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में, ठीक है। और ये आपको 3 चीज़ें यहाँ पे रखनी है, सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल या अणुओं की गति, या फिर कहें सबसे ज़्यादा घनत्व, या फिर हम कहें सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा। ये किसकी रहती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा, सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल और सबसे ज़्यादा घनत्व किसका रहता है, वो रहता है गैसों का, ठीक है, गैस का। और सबसे कम रहता है किसका, ठोस का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और वहीं आयतन में पूछा जाएगा तो सर्वाधिक आयतन किसका रहता है दोस्तों, सर्वाधिक आयतन रहता है ठोस का, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनाया, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो ये सर्वप्रथम कहा था दोस्तों महर्षि कणाद ने। किसने, महर्षि कणाद ने ये सर्वप्रथम कहा था। अगला 14वां प्रश्न है कि सुमेलित करना है आपको इसमें से कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है हमारा, हीरा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, वायु क्या होती है दोस्तों, वायु एक मिश्रण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि वायु क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से, ठीक है। तो वायु क्या होती है दोस्तों, ये होती है मिश्रण, ठीक है। अगला क्या है, जल।
जल क्या होता है दोस्तों, जल एक यौगिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और जल दोस्तों एकमात्र ऐसा आप कह सकते हैं सब्सटेंस है या एक पदार्थ है, जल को वाटर या फिर H2O, जो कि ठोस, द्रव और गैस यानी कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा पदार्थ कौन सा पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, या कौन सा यौगिक जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है वो है दोस्तों जल, H2O, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब इसका भी एक सर्कुलेशन होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अगला क्या है, अमोनिया तत्व। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा दोस्तों, अमोनिया एक तत्व है, यह सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया क्या है, एक रासायनिक यौगिक रहता है। तो डायरेक्टली पूछा जाएगा दोस्तों, वायु क्या है, मिश्रण है, जल क्या है, यौगिक है, और अमोनिया क्या है, अमोनिया भी एक यौगिक है। सबसे कठोर पदार्थ होता है क्या, हीरा। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, बारूद क्या है। तो बारूद मिश्रण है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बारूद क्या होती है, हमारी मिश्रण होती है, ठीक है। अगला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है दोस्तों, यौगिक होता है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, यौगिक होता है, ठीक है। ऐसे ही मरकरी और ब्रोमीन क्या होते हैं दोस्तों, यह द्रव में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मरकरी का जो रासायनिक वो अगर आप चिन्ह बताएंगे तो Hg होता है मरकरी का चिन्ह, ठीक है। ब्रोमीन का होता है Br, ठीक है। और द्रव में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, ठीक है। यहाँ से एक और प्रश्न होता है कि दोस्तों पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में कि कौन सा जो हमारा तत्व है वह कमरे के ताप पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वो होता है हमारा मरकरी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला क्या है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। और अगला ई वाला ऑप्शन है क्या, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके यहाँ पर सभी सुमेलित ऑप्शन है, ठीक है। तो डायरेक्टली पूछ लेता है दोस्तों आपसे भी बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 3 कंडीशन पाई जाती है, आपको नोट करना है, द्रव या फिर लिक्विड, ठोस या फिर सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पर आता है गैस यानी कि गैसेज, ठीक है। तो देखिए 3 हमारी मेनली चीजें होती हैं, एक होती है गलनांक, एक होता है क्या क्वथनांक, और तीसरा होता है हमारा क्या उदरोपातन। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं 3 हमारे जो मेनली फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर संगलन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, क्या संगलन, जब ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संगलन। आप लोग नोट जरूर करिएगा दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपका कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्या, संगलन, ठीक है। इसी प्रकार से द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है वाष्पीकरण, ठीक है। तो ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन, और द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। और ठोस का गैस में या फिर गैस का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है, वो कहलाता है उदरोपातन। और यहां से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि ठोस का बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है, वो कहलाता है उदर्वपातन। और उदर्वपातन में मेनली हमारा जो एग्जाम्पल होता है उसका कपूर, ठीक है, कपूर। तो ये तो हो गया ये सीक्वेंस। अब आपसे यहां से उल्टा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे था हमारा लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे गैस। अगर गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों, या फिर गैस भाप का पानी में बदलना या गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, ये कहलाता है संघनन, ठीक है, संघनन। ऐसे ही द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, लिक्विड का सॉलिड में बदलना, इसे कहलाता है जमना, जमना कहा जाता है, ठीक है इसे। और यहाँ पर भी ये उदर्वपातन की क्रिया होती है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। अब एक बात आती है कि मैंने आपको बताया बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। तो गलनांक क्या होता है, तो वह ताप दोस्तों जिस पर कोई ठोस अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसी को हम कहते हैं क्या, गलनांक, ठीक है। और इसी गलनांकों को हम क्या कहते हैं, संगणन नाम से भी जानते हैं, क्या, संगणन। मैंने आपको बताया था ना अभी, ठोस से क्या लिक्विड में चेंज होना, तो इसी को कहते हैं हम क्या, गलनांक। जिस ताप पर कोई भी ठोस अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं हम गलनांक, ठीक है। और बर्फ का गलनांक क्या होता है दोस्तों, वह रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से क्या रहता है, क्वथनांक। अब क्वथनांक क्या रहता है दोस्तों, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं जहां से कोई द्रव वाष्प अवस्था में चेंज होना शुरू होता है उसे हम कहते हैं क्या, क्वथनांक, ठीक है। वही मैंने आपको बताया था, लिक्विड से क्या किस में चेंज होना दोस्तों, गैस में चेंज होना, जिसे हम मेनली वाष्पीकरण भी कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि अशुद्धि मिलाने पर जल के क्वथनांक पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अशुद्धि मिलाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का क्वथनांक कैसा होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर रहता है। तो सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर अशुद्धि या जो रॉज होती है वो हमारी ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा थ्योरी वाले थे पोर्सन था, आप लोग ने समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्या है, कृत्रिम सोना किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कृत्रिम सोना कहा जाता है किसे, रोल्ड गोल्ड को, ठीक है। आपने आर्टिफिशियल जो आपने ज्वेलरी देखी होगी आजकल जो कि शादी बरातों में चलती है, उसे उसका जो नाम होता है रोल्ड गोल्ड। ये एक टाइप की मिश्र धातु होती है जो कि 90% कॉपर तथा 10% एल्यूमिनियम के मिश्रण से बनाई
जाती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि कृत्रिम सोना किसे कहा जाता है, रोल्ड गोल्ड को, और 90% कॉपर और 10% एल्यूमिनियम का मिश्रण रहती है हमारी रोल्ड गोल्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है 17वां कि अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ के गलनांक और क्वथनांक पर क्या फर्क पड़ेगा। तो गलनांक मैंने आपको बता दिया, जहां से भी कोई ठोस अपनी ठोस अवस्था से परिवर्तित करके द्रव में चेंज होता है उसे कहते हैं गलनांक। क्वथनांक क्या होता है, जहां से भी कोई द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, जल का क्वथनांक या बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ के गलनांक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। तो अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है और क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, गलनांक घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 18वां प्रश्न है दोस्तों कि जब दो द्रव का क्वथनांक में अधिक अंतर है तो उन्हें किस विधि द्वारा अलग किया जाएगा। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी कि जब दो द्रवों के क्वथनांक में अधिक अंतर होता है तो उन्हें आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। किस विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जब दो द्रव के क्वथनांक में कम अंतर होता है तो उन्हें किस विधि द्वारा अंतर अलग किया जाता है, तो उसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी मैंने यहाँ पे आपके लिए कलेक्शन किया हुआ है। तो जब दो द्रव के क्वथनांक में अधिक अंतर होता है तो उन्हें आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है, और जब कम अंतर होता है तो उन्हें प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गर्म करने पर पदार्थों का सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गर्म करने पर पदार्थ का सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। मैंने आपको बताया था सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है यानी कि ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। ठीक है, ऐसे ही लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। ठीक है, ऐसे ही सॉलिड से गैस में या फिर गैस से सॉलिड में डायरेक्टली चेंज हो रहा है तो इसे हम कहते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। और इसका एग्जांपल होता है क्या, कपूर। अब तीसरी चीज, एक और चीज आती है दोस्तों, यहाँ पे हमारा टर्म आता है क्या, हिमांक। हिमांक क्या होता है, जहां पर भी कोई द्रव हमारा जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर जमना स्टार्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं क्या, हिमांक। तो ये पॉइंट भी आपने नोट कर लिया, जहां पर भी द्रव हमारा जमना स्टार्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं हिमांक। ठीक है, यानी कि जल का बर्फ में चेंज हो जाना हमारा एक हिमांक बिंदु कहलाएगा। तो ये पॉइंट डायरेक्टली हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब एक टर्म आया था दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा। इसके बारे में भी आप नोट कर लीजिएगा कि द्रव की वह अवस्था दोस्तों जिसमें गैस के अत्यधिक ऊर्जा वाले जो अत्यधिक उत्तेजित कण होते हैं वह आयनिक अवस्था में होते हैं, वह कंडीशन होती है हमारी प्लाज्मा। यानी कि इसमें जो आपके एटम होंगे या फिर कण होंगे वह अत्यधिक आयनिक अवस्था में होंगे। ठीक है, ऐसे एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है या बेस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है जिसे बीई कंडेंसेट नाम से भी जानते हैं। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। ठीक है, और मेनली इसको खोजने का श्रेय जाता है दोस्तों सत्येंद्र बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है, सत्येंद्र बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 से 25 के बीच में इस अवस्था को खोजा था। ठीक है, तो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो अवस्था है पदार्थ की पांचवी अवस्था को किसने खोजा था। तो 1924-25 में सत्येंद्र नाथ बोस प्लस अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर खोजा था। 20वां प्रश्न और केमिस्ट्री का लास्ट ऑप्शन है, प्रश्न है हमारा कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल में अघुलनशील तथा वास्तव में वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं किस प्रकार अलग किए जाएंगे। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ दोस्तों जो को जल में अघुलनशील होते हैं लेकिन वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं उन्हें किस प्रकार से अलग किया जाएगा, तो उन्हें भाप आसवन विधि द्वारा अलग किया जाएगा। किस विधि द्वारा, भाप आसवन विधि द्वारा। अब यहाँ से दोस्तों हमारी शुरू हो जाती है क्या, बायोलॉजी। तो पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि स्टार्च से क्या संबंधित होता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए, तो स्टार्च से क्या संबंधित होता है, तो स्टार्च से संबंधित होता है क्या, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। और अगर ग्लूकोज का रासायनिक नाम अगर पूछा जाएगा या रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाता है जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, C6H12O6, ये क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए एक ऑप्शन हमारा यहाँ पर है क्या दोस्तों, फैक्ट्रोज। फैक्ट्रोज क्या होता है मेनली, तो चलो इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, इतना वीडियो काफी लंबी चली जाएगी। ठीक है, 22वां प्रश्न है हमारा कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है परंतु यह कहाँ संग्रहित रहता है। तो यह प्रश्न भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ पर होता है, तो वो रहता है दोस्तों कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। यकृत को हम कहते हैं क्या, लीवर। तो यह प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ पर होता है, तो लीवर में होता है। और इसका संग्रहण कहाँ पे होता है पूछा जाएगा, तो संग्रहण दोस्तों इसका लीवर और मसल्स यानी कि यकृत और पेशी दोनों जगह पे रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ पे रहता है दोस्तों, होता है यकृत में होता है, लेकिन इसका जो संग्रहण रहता है या जो सेविंग्स रहती है वो कहाँ पे रहती है दोस्तों, वह पेशियों में तथा यकृत दोनों में रहती है। तो ए और सी इसका दोनों सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यकृत क्या होता है दोस्तों, यकृत को सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है और यकृत में गड़बड़ी के कारण होता है क्या, पीलिया रोग।
तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पीलिया रोग का कारण क्या दोस्तों, तो लीवर में प्रॉब्लम के कारण ही होता है क्या, पीलिया रोग, जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं, ठीक है। और लीवर में किसका निर्माण होता है, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त रस का जो निर्माण होता है दोस्तों वह भी लीवर या फिर यकृत में ही किया जाता है। तो इतने पॉइंट आपने लीवर से भी नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यूरिया का निर्माण भी कहाँ होता है, लीवर में ही होता है, ठीक है। और विटामिन भी होते हैं कुछ लीवर में, तो इस टाइप के आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है 23वां कि पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो पेप्सिन होता है दोस्तों एक टाइप का एंजाइम। तो पेप्सिन क्या होता है, डायरेक्टली पेप्सिन एक एंजाइम होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको नोट करना है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब पेप्सिन एंजाइम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि स्टोमच के पेप्टिल सेल से स्त्रावित होता है, ठीक है। कहाँ से स्त्रावित होता है दोस्तों, पेट से या फिर स्टोमच से ये प्रस्तावित होता है। तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और यह क्या करता है दोस्तों, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। जो पेप्सिन एंजाइम है यह क्या करता है दोस्तों, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। इतना बहुत है इसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग, बिल्कुल सही है दोस्तों। स्कर्वी जो रोग है वह विटामिन C की कमी से होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जनन क्षमता में कमी विटामिन K की वजह से होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन तो सुमिलित कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सुमिलित नहीं होगा कि रक्त का थंका विटामिन डी की कमी के कारण नहीं जमता है, जबकि ये विटामिन ई की कमी के कारण नहीं जमता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। और रक्त का थक्का न जमना किसके कारण होती है प्रोसेस, ये होती है दोस्तों विटामिन ई के कारण, ठीक है। किसके, विटामिन ई के कारण। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, विटामिन ई के कारण, ठीक है। तो बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन के की कमी से होता है क्या, जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जाता है काफी बार दोस्तों। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों बी और सी जो विटामिन रहते हैं हमारे, यह जल में घुलनशील रहते हैं। और वहीं आपसे पूछा जाएगा कि जल में अघुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो जल में अघुलनशील विटामिन होते हैं A, D, E, K। ये क्या है, जल में अघुलनशील विटामिन है। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और विटामिन के बारे में हम अभी अगली वाली किसी वीडियो में बात करेंगे। एक साथ दोस्तों सभी टॉपिक्स को हम इसमें डिस्कसअप करेंगे, जैसे विटामिन हो गया, एंजाइम्स हो गया, या फिर जब आपका सिलेबस आ जाएगा उसके बाद हम उस पर डिस्कसअप करेंगे। अगला प्रश्न है 26वां कि डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं, ये डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो डीएनए में होते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों क्या, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और डीएनए में क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, क्या न्यूक्लियो, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड्स। और डीएनए की फुल फॉर्म दोस्तों पूछी जाती है क्या होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और वहीं आरएनए की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम कभी बाद में जानेंगे। 27वां प्रश्न है कि धरती पर सर्वप्रथम सेल या जीव की उत्पत्ति हुई थी। क्यों, किसकी उत्पत्ति हुई थी धरती पर सर्वप्रथम, तो बैक्टीरिया या फिर जीवाणु की उत्पत्ति दोस्तों सर्वप्रथम धरती पर हुई थी, ऐसा माना जाता है। यानी कि सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाला ऑर्गन या जीव या सेल कौन सा था, वो था बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु नाम से जानते हैं। और अगर आपको जीवाणु ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, नीलहरित शैवाल, ठीक है। अगला 28वां प्रश्न है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित था, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत था वह किस पर आधारित था दोस्तों, वह ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, इसे ओवर कर लीजिएगा, ओवर प्रोडक्शन पर, साथ ही साथ स्ट्रगल फॉर एक्सेप्टेंस एंड वेरिएशंस पर, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित था, ठीक है। तीनों ऑप्शन पर ही आधारित था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन या डार्विन ने ही दिया था, ठीक है। और डार्विन, इसी को दोस्तों जो विकासवाद का सिद्धांत है इसे ही थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या फिर डार्विनवाद का प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक थी प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में जो छपी थी वह डार्विनवाद की व्याख्या करता है। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या फिर आप कह सकते हैं प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था, वो भी डार्विन ने ही दिया था। और यह किस पे डिपेंड करता है, चारों ऑप्शनों पर डिपेंड करता है। 29वां प्रश्न है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत या फिर आप कह सकते हैं इसे क्या, म्यूटेशन थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था वो क्या था दोस्तों, एक बॉटनिस्ट थे, कौन, हांगो डी ब्रिज। ये
हॉलैंड के थे, तो इनके द्वारा दोस्तों विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, इनके अनुसार किसी भी नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। ठीक है, अगला 30वां प्रश्न है हमारा कि निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो विटामिनों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। दोस्तों आपको सबसे पहली चीज़ है विटामिन में दो चीज़ें याद करनी है। एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, पहले तो सभी विटामिनों के रासायनिक नाम कि क्या इनके रासायनिक नाम है। दूसरी चीज़ कौन से विटामिन से कौन से रोग होते हैं, हम आगे बात करेंगे इनके ऊपर किसी स्पेसिफाइड वीडियो में, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, थाइमिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, वो है फिलोक्विनोन। तो सभी सुमेलित है इसमें। डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं दोस्तों यहाँ से ऑप्शन में कि थाइमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, या विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो थाइमिन ए का क्या होगा, रेटिनॉल। सी का क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। और के का क्या होगा, फिलोक्विनोन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के